से करीब नाला सुपारा के विवांता होटल में जहां आज नोट कांड को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े पर आरोप लगे कि वोट से पहले वो नोट बांट रहे हैं। इसी होटल में बड़ी संख्या में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता पहुंचे, विधायक पहुंचे। आरोप लगाए गए तस्वीरों में लिफाफे से निकली हुई नोट और डायरी को लहराते हुए बताया गया और कथित तौर पर कहा गया कि नोट बांटे जा रहे हैं, 5 करोड़ रुपए बांटे गए, इस तरह के आरोप लगे थे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। विनोद तावड़े ने अपनी सफाई की पेशकश की। इस पूरे मामले में कई घंटों की जांच के बाद होटल से 9,93,500 रुपए जब्त भी किए गए। 4 एफआईआर भी हो गई है। पर अहम बात यह है कि कैश कांड वाली एफआईआर में विनोद तावड़े का नाम नहीं है। विपक्ष विनोद तावड़े की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच घिरे बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े। मुंबई से करीब 41 किलोमीटर दूर नाला सुपारा के विवांता होटल से वोटिंग के एक दिन पहले मंगलवार दोपहर आई ये तस्वीरें बड़ी सुर्खियों का कारण बनी। बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने लिफाफे से नोट और डायरी निकालकर लहराते हुए आरोप लगाया कि विनोद तावड़े और उनके लोग वोट से पहले नोट बांट रहे हैं। 5 करोड़ रुपए बांटने के आरोप लगाए। तावड़े होटल से न निकल सके इसलिए उनकी कार के टायर की हवा भी निकाल दी गई। करीब 4 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। फिर बीजेपी के नेता विनोद तावड़े, आरोप लगाने वाले क्षितिज ठाकुर और उनके पिता बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे, तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे को लगा कि मैं पैसे बांटने आया हूं। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। अभी वो क्या एक्शन लेते हैं, मेरे को उनसे आशा तो है नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से, कि वो उनके प्रेशर के नीचे कुछ नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन पर भारी पड़ी। मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि जिलाधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि कैश कांड मामले में दर्ज हुई एफआईआर में विनोद तावड़े आरोपी नहीं बनाए गए। 2 एफआईआर हुई है, उसमें 1 एफआईआर में विनोद तावड़े जी का नाम है और दूसरा एफआईआर है वो जिसके रूम नाम पे रूम बुक थी और जिस रूम में वो कैश मिली है उसके ऊपर को एफआईआर दर्ज हुआ है। और अभी तक 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं और अब तक 9,93,500 ऐसा कैश मिला। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। संजय राउत ने कहा विनोद तावड़े को फंसाने की ये चाल बीजेपी की ही है। तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से, कि तावड़े जी को ऊपर नज़र रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है और इस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। वैसा ही सब कुछ पूरा ड्रामा हो गया है। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया। विपक्ष विनोद तावड़े की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है। महाराष्ट्र में बीजेपी हार मान लिया है, इसके वजह से उन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया है। विनोद तावड़े ने जो काम किया है उसके लिए उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर केस चलाना चाहिए और जिसने भी पैसा बांटा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए।
बड़े नेताओं के बैग थैले की जांच के उठे मसले के बीच वोटिंग से पहले नोटकांड का ये मामला बीजेपी के लिए बड़ी किरकिरी साबित हुआ। नालासोपारा के एसी विवांता होटल में कई घंटों की चली जांच के बीच 9,93,000 रुपए कैश बरामद तो किए गए, लेकिन कैश कांड पर जो एफआईआर हुई उसमें विनोद तावड़े का नाम नहीं, जिसने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। मुंबई से सटे नालासोपारा के विवांता होटल से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में हिंसा की कई खबरें आई। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमले के अलावा अलग अलग जगहों से उम्मीदवारों पर हमले की खबरें आई, तस्वीरें सामने आई, जिसको लेकर चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए। सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। काटोल पुलिस स्टेशन के सामने जमा होकर अनिल देशमुख पर सोमवार को हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनसंपर्क के बाद जब अपने घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये जो घटना घटी है, इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है और इस घटना का की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द नागपुर ग्रामीण पुलिस सामने लाने के लिए कटिबद्ध है। सवाल ये उठ रहे हैं कि हमलावर कौन थे, लेकिन अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृह मंत्री है, उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है। और बाद में मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, अगर यह कुछ इसमें सत्य है, तथ्य है, तो चुनाव आयोग को कंप्लेन करना, पुलिस को बोलना, पुलिस उनकी कार्यवाही करेंगे। लेकिन ये वहां उनको बिठा के सैकड़ों लोगों को, कार्यकर्ताओं को लाके ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि टीवी पे चले, सोशल मीडिया पे चले और लोगों के मन में कुछ इसका परिणाम हो, ये उनको अपेक्षा है। लेकिन लोगों को आजकल नौटंकी पसंद नहीं, इसका नतीजा उल्टा ही होगा। अनिल देशमुख पर पथराव के बाद एक और घटना भी सामने आई। गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश सोनावणे की कार पर हमला हुआ। पथराव में सोनावणे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरावती के धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार प्रताप अड़सठ की बहन अर्चनाताई रोटे अड़सठ पर चाकुओं से हमला किया गया। जब वो प्रचार के बाद घर को लौट रही थी, तब चांदूर रेलवे गांव के पास ये घटना हुई। घायल अर्चना को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इन हमलों से न केवल उम्मीदवारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न उठे हैं। सोमवार को 24 घंटे तक AQI करीब 500 के आसपास रहने के बाद थोड़ी सी राहत मंगलवार को दिल्ली NCR को देखने को मिली, जब कुछ गिरावट AQI में दर्ज की गई। पूरे दिल्ली NCR में ग्रैप 4 के तहत सख्त नियम लागू हैं। हालांकि जो इसका असर है वो बिजनेस के छोटे और लघु इकाइयों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। दिखाते हैं आपको हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रैप 4 का असर दिल्ली NCR इलाके में दिखना शुरू हो गया है। सोमवार को प्रदूषण ने कहर बरपाया, लेकिन मंगलवार कुछ राहत लेकर आया। एयर का जो पूरा मेट्रोलॉजी है और एयर जो वेदर कंडीशंस हैं, उसने पूरा एनगल्फ किया और पूरे रीजन को करीब करीब ऑलमोस्ट टचिंग 500 वाली स्टेज पे भी आ गए थे। बट आज अब एवरेज अब 467 आ गया है विद ग्रैप ऑन एंड स्लाइटली फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। दो अभी भी थोड़ा सा फॉग का तो अभी भी स्तर है, लेकिन आप फिर भी देखते हैं विजिबिलिटी बेहतर हुई है। फिलहाल पूरे दिल्ली NCR में ग्रैप 4 सख्ती से लागू है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटी और लघु यूनिटों पर पड़ना शुरू हो गया है। सब कुछ रुक गया है अभी इस टाइम पर। आपका पेंट, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग,
इस तरह का जो भी काम था वो भी रुक गया, क्योंकि ये भी काफ़ी पोल्यूशन को मतलब काफ़ी पोल्यूशन पैदा करता है, तो रिस्ट्रिक्शन कंप्लीटली लग गई। नासिरपुर फाटक के पास जो लेबर चौक है वहाँ पर हूँ। मेरे साथ कुछ मजदूर हैं जो प्रभावित हुए हैं। जिस तरह से ग्रैब 4 के तहत यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। काम निकल रहा नहीं है बिल्कुल भी, इतना मंदा हो गया, महंगाई इतनी हो गई, लेबर को झाड़ी इतनी मिलती नहीं है। कहाँ से करा जाता है, पटाखों का प्रबंध लगाइए बिल्कुल। अभी इस टाइम कुछ काम ना मिल रहा, ज्यादा काम कम। फैक्ट्रियाँ हैं कुछ लंबे लंबे टूलों पे पहुँचा दिए हैं, देहात गाँव की तरफ यहाँ से अलग कर दिए हैं, तो इस मारे काम कुछ कम निकल रहा है। ये जो स्पाइक इस साल को देखने को मिला अनप्रेसिडेंटेड सा रहा है, जिसमें करीब 80-90 पॉइंट्स का स्पाइक एक ही दिन में देखने को मिला। एकदम से AQI शूट अप किया, तो ना चाहते हुए भी, दो इट इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल डिसीजन, बट the concerns that the air quality brings for the health concern and for particularly elderly children and all, so it is necessary that हम इसको एक emergent एक response के तौर पे, एक emergency response हम जिसे कहते हैं, उसके तौर पे हम कुछ पाबंदी लगाएं। छोटे कारखाने चलाने वालों को डर है कि ग्रैब 4 के सख्त नियमों की वजह से दिल्ली NCR इलाके से सटे जिलों के कारखाने कहीं उनका कारोबार न छीन लें। दिल्ली और गाजियाबाद से कैमरा पर्सन जय नारायण यादव के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और झांसी में हाल में हुए अग्निकांड के बाद सरकारी अस्पतालों के लिए फायर सेफ्टी के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि जिला अस्पतालों का जब रियलिटी चेक NDTV ने किया तो इंतजाम नाकाफी मिले। दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के गार्ड चौकस थे। काश 3 साल पहले अस्पताल प्रबंधन भी इतना ही चौकस होता तो सरकारी रिकॉर्ड में 4 बच्चों की जान बच जाती, जो अस्पताल में लगी आग में जिंदा जल गए। वैसे उस वक्त वार्ड में 40 बच्चे थे। जांच में पता चला था कि कमला नेहरू हॉस्पिटल में 15 साल से फायर NOC ही नहीं ली गई थी। NDTV की टीम कमला नेहरू अस्पताल पहुंची। गाड़ी से उतरते ही देखा कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, जिनकी सब पर नजर है। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो गार्ड पूछताछ करता है। पूछने पर 2nd फ्लोर पर जाने को कह देता है। हम भी लिफ्ट से 3रे फ्लोर पर जाने लगे, जहां 3 साल पहले आग लगी थी। 3रे फ्लोर तक लिफ्ट पहुंचती जरूर है, लेकिन नीचे आने के लिए सभी लिफ्ट बंद है। ज़्यादातर लिफ्ट इस अस्पताल में बंद ही रहती है। कमला नेहरू का 3रा फ्लोर और वार्ड अब बंद हो चुका है। 3 साल पहले जहां चीख पुकार मची थी, आज वहां सन्नाटा है। सब वैसे ही बिखरा पड़ा है। फ्लोर पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। जहां आग लगी थी उस जगह को बंद कर रखा है। इस फ्लोर पर सन्नाटा डरा रहा था, लेकिन पूरे फ्लोर पर आग से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम अभी भी नहीं थे। लिफ्ट बंद होने की वजह से हमने पैदल ही पड़ताल करने की सोची। चलते हुए हम 3रे फ्लोर से 2रे फ्लोर पर आए, जहां आते हुए पूरे फ्लोर पर कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखे। एक जगह फायर हाइड्रेंट ज़रूर दिखा, लेकिन उस पर भी ताला लगा हुआ था और वो धूल खा रहा था। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी अभी तक अस्पताल में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम तक नहीं है। धुआं निकलने के लिए जगह नहीं है। खिड़कियों को प्लास्टिक शीट से कील लगाकर ढका गया है। आसानी से निकलना मुश्किल है। अस्पताल में चलते हुए हमें वहां मौजूद महिला गार्ड ने रोका और पूछताछ करने लगी। मैम ढूंढ रहे हैं, बच्चे पैदा होते वो वाला वार्ड कहाँ पर है? ये एक अस्पताल के हालात नहीं हैं। राजधानी के सरकारी अस्पताल जयप्रकाश अस्पताल में भी यही हालात हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम की पाइपलाइन बिछा दी है, पर कनेक्शन और स्प्रिंकलर ही नहीं लगाए गए। फायर एक्सटिंग्विशर पर हाथ से ही रिफिलिंग की तारीखें भर दी गई हैं। स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट के पास ही इलेक्ट्रिक रूम है, जहां लापरवाही के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। ये पाइपलाइन आप देखिए, आपने शायद ऐसी पाइपलाइन कभी नहीं देखी होगी जो पानी
डालकर आग को बुझा सके, क्योंकि इनमें स्प्रिंकलर्स ही नहीं हैं। अक्सर ये जो पाइप्स आप निकले देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप छोटे छोटे ये नॉब्स देख रहे हैं, इनमें स्प्रिंकलर जो है वो लगाए जाते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर पानी का छिड़काव करते हैं। लेकिन इन स्प्रिंकलर्स को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि ये लगे तो हुए हैं, लेकिन इनमें पानी आता है या नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। ये जो अस्पताल का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर स्प्रिंकलर्स हैं ही नहीं, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। आपको दूर दूर तक यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर नज़र भी नहीं आएगा। और अस्पताल क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पर कदम कदम पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, लेकिन ना तो ये स्प्रिंकलर्स अभी चल रहे हैं, सिर्फ पाइपलाइन को इंस्टॉल करके छोड़ दिया है। और अगर कोई गलती से भी यहाँ पर फायर अलार्म बजाता भी है या फिर दबाता भी है, तो उसकी मदद कितनी हो पाएगी ये तो किसी को भी नहीं पता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ICU है, जस्ट यहाँ पर पीछे ICU है और सामने ही ये इलेक्ट्रिक रूम बनाया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक रूम जो है वो बच्चों के वार्ड के इतने ज़्यादा पास है, जो कि बताता है कि जो निर्देश एक जारी किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक लोड को भी ख़ास तौर से यहाँ पर ज़रूरी रखकर देखना होगा कि किस तरह के हालात हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को हुई आगजनी की घटना के बाद CMHO ने राजधानी के अस्पतालों में आगजनी की घटना से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें अस्पतालों में फायर सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर चालू हालत में हो, फायर एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग समय पर हो। लेकिन सरकारी अस्पतालों में तमाम घटनाओं के बाद भी लापरवाही का आलम है और मध्य प्रदेश को अभी भी उसके फायर सेफ्टी एक्ट का इंतजार है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट।